ओके ओके तो बात यह है कि हमने 9 क्वेश्चन तक या 10 क्वेश्चन तक कल कंप्लीट किया था। ओके ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था, मेल्टिंग पॉइंट वाला। यस और नो? ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस रहेंगे प्रॉपर्टी वाले। फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशन होता है डीप ब्लॉक के एलिमेंट्स में, वो सारे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ओके और अब हम बात करेंगे 11 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 11। ओके चलो, तो 11 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एक्सप्लेन। एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। वैसे ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का, मतलब चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11 साइंस का हो गया। सिंपल सा है, नाम से ही आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एटोमाइजेशन? एटम्स को सेपरेट करना। एक्चुअली यहाँ पे मैटर्स जो होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। तो अब अगर उसको सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू ब्रेक दिस मेटालिक बॉन्ड। एटम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको एंथैल्पी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। राइट, नॉट ऑन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 mole of gaseous atom from its element, energy required to form a 1 mole gaseous atom form element। एलिमेंट्स मतलब कि एटम्स का कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होता। मॉलिक्यूल्स वर्ड कब बोलते हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू जब कोवेलेंट्स बॉन्ड्स होते हैं, ओके, या आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे हम उसको एलिमेंट्स ही बोल रहे हैं डायरेक्टली। क्यों एलिमेंट्स बोल रहे हैं? क्योंकि मेटल है। एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। कौन सा नहीं है, कोवेलेंट या आयोनिक वाला नेचर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल्स की जगह पे अच्छा वर्ड्स कौन सा रहेगा, एलिमेंट। बात क्लियर हुआ? नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 4 8 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता कि लंबी चेन बना दे। बट मेटल्स के अंदर लॉट्स ऑफ मेटल एटम कंबाइंड विथ ईच अदर एज अ मेटालिक बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? इसको हम डायरेक्टली प्योर एलिमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट में से 1 मोल गैसियस एटम्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। द ट्रांजिशंस एलिमेंट हैव अ हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है बिटवीन द एटम्स। आया समझ में? आया ना?
ओके, सो फाइनली आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों है बिटवीन द एटम्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है एटम के बीच में? यहां पे लिखा है ना, हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग क्यों है? सो कल हमने पढ़ा था ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बिटवीन देम इज स्ट्रॉन्ग। कल हम किसकी बात कर रहे थे? बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात कर रहे, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, है या ना? तो किसकी वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो रूट्स रीजन समझ में आ रहा है आपको? ओके, द एंथैल्पी ऑफ द atomization increase with increase in a number of unpaired electron which is result in the formation of strong bond due to the strong interatomic interaction। strong bond form करेगा क्योंकि interatomic interactions atoms के बीच में जो interaction है वो strong होगा। Without okay, elements of 4d and 5d series have a greater enthalpy of atomization than the corresponding elements of the Wis transition series। first मतलब 3d which is result in a much more metallic bonding in a compounds of the heavy transitions element। ओके, 4d 5d सीरीज में ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, किसके कंपेयर में? 3d। क्यों? क्योंकि 4d 5 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। बोलो कोई डाउट? तो कल हमने वही देखा था, देखो 3d नीचे, 4d उससे ऊपर, 5d उससे ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट था ना, वो भी बढ़ता जाता है क्योंकि बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और यहाँ पे एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता जाएगा क्योंकि बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। कल मैंने बोला था, ऐसा आ गया, कल सिंबल लिखे थे, सिंबल हट गए ना? हाँ, थोड़ा सा शेप में ध्यान देना है। बोल कोई डाउट? कंफर्म? ओके, ध्यान कैसे देना है पता है? ये तीनों एक ही जगह पे आए, देखो ये मिडल पोर्शन ऑफ एटॉमिक नंबर होगा। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं कि सेम होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे वैल्यूज आपको याद रहे तो ही लिखनी है, और याद रहने के फिर बाद वापस से ऐसा मैच होना चाहिए, उससे अच्छा लिखो ही ना। जहां से बच सकते हैं वो रास्ते सिखा रहा हूं। कोई को चाहिए ही चाहिए, ग्राफ चाहिए ही चाहिए। अब बोलोगे सो ग्राफ ड्रॉ करना है, वैसे ना ड्रॉ करो तो ठीक है, बट किसी को चाहिए, हाफ मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ग्राफ से काट लेगा नहीं तो हम रिस्क क्यों ले? तो हमें ना एकदम शार्पनेस से काम करेंगे, हमें वैल्यू नहीं लिखनी है। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि यस दिस इज एंथैल्पी इन अ मोल इनवर्स, हम बोलेंगे यस दिस इज एटॉमिक नंबर, और इस सिर्फ को ध्यान रख लेंगे, थोड़ी ये बातें ध्यान रख लेंगे, थोड़ी यहाँ पे तीनों कोइंसिडेंट हो रहे हैं वो ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन है वो ध्यान लेंगे। बात समझ में आया है या ना? सो इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज Zn हैज अ मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबसे लास्ट में तो देखो वैसे कम हो जा रहा है, ऐसे सीरीज चालू होगा यहां से, ऐसे करके 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 लास्ट में आ गया, है या ना? तो जिंक को हमने पहले से ही अलग रखा था, क्यों? नॉन ट्रांजिशंस मेटल। क्यों वो ट्रांजिशंस मेटल नहीं है? कल थी बेटा तुम, क्यों वो ट्रांजिशंस मेटल नहीं है? D10 बताया था ना, ट्रांजिशंस मेटल किसको बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट या कोई एक D10 ना हो उसको ट्रांजिशंस मेटल बोलते हैं, गॉट इट? ग्राउंड स्टेट या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट जिंक ऐसा है जो लास्ट वाला है, जिसमें D10 ही रहता है चाहे कोई भी स्टेट हो। सिक जिंक की और कोई भी थे, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, कैडमियम मर्क्यूरी एंड जिंक, वो ऐसे मेटल्स है जिसमें D10 रहता है ग्राउंड स्टेट या तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में। बात क्लियर हुआ है या ना? ओके, and that's why Zn has a minimum enthalpy of atomization because of absence of unpaired electron। Explain the variation of atomic radii of the transition element along the period। Explain variation of what? एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होगा ट्रांजिशन एलिमेंट में पीरियड के अक्रॉस, वो हमें बताना है। तो अब हम वापस, ये जो क्वेश्चन है वो हर एक ग्रुप में और हर एक ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ही कॉमन है। जब हमने एस ब्लॉक पढ़ा होगा 11th में, तो एस ब्लॉक में हमें ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 से आया होगा। पी ब्लॉक 11 में पढ़ा होगा तो ग्रुप 13 ग्रुप 14 में कैसे वेरिएशन होता है वो आएगा। इस स्टैंडर्ड में आगे जाके, मैंने अभी नहीं पढ़ा है, वैसे उसको पहले पढ़ाना होता है नंबर वाइज, बट मैं बाद में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7, तो उसमें 15 16 17 18 4 ग्रुप पढ़ने वाले, तो वो ग्रुप में डाउन वेरिएशन कैसे होता है वो आता है। डी ब्लॉक का स्टडी हम पीरियड वाइज करते हैं, तो पीरियड में वेरिएशन कैसे होगा वो आएगा। बट ये दोनों चीज का कॉमन स्टेटमेंट जो है वो हम 11 के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ गए हैं।
जितने लोगों ने 11th का चैप्टर 3 मेरे पास पढ़ा होगा, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले एक मेरा कॉमन नोटेशन था, चैप्टर 3 कर लेना बेटा तो ब्लॉक के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, ऐसा मैंने बोला था। बट लेटर लिव इट, अगर आप भूल गए हो, आपने ध्यान नहीं दिया है तो छोड़ देते, बट फिर भी अगर मैं कोई दो बातें बोलूंगा तो आपको याद आएगा। मैंने 11th में आपको ऐसा सिखाया होगा कि व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ओके, एटॉमिक नंबर गोइंग टू बी इंक्रीज, ओके, सेल रिमेन कांस्टेंट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। एंड दैट्स वाई जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, न्यू इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं, दे फील द मोर अट्रैक्शन फोर्स, दैट्स वाई अट्रैक्शन फोर्स गोइंग टू बी, एंड दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस गोइंग टू बी डिक्रीज। आया समझ में? ऐसा हमारा पीरियड वाला जो है वो याद रखना कॉन्सेप्ट, अगर घर पे जाके थोड़ा रिवाइज कर ले तो ये कॉन्सेप्ट लिख के रख लेना, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो टॉप टू बॉटम में एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा ही होगा, बराबर, ओके, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल सेम पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन सेम, बट अगर आप पीरियड में नीचे ग्रुप में नीचे जाते हो तो अलग अलग पीरियड आएंगे, पहले पीरियड का एलिमेंट आएगा, दूसरे पीरियड का आएगा, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रो, तो नीचे जाने से एन बढ़ेगा, जैसे कि लिथियम है तो 2s1 बराबर, फिर उसके नीचे सोडियम है तो 3s1, उसके नीचे पोटेशियम है तो 4s1, तो वो 2s1 3s1 4s1 2 3 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब सेल बड़ी हो रही है, सेल बड़ी हो रही है मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, एंड दैट्स वाई रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आया? तो हाँ, तो इंक्रीज हो रहा है, ओके, नहीं इंक्रीज बोला मैंने। सो द थिंग इज व्हाट, बस आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अगर आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो जनरली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। बात समझ में आया? तो ये दो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए बस। अब इसको, ये मैंने 7 चैप्टर के लिए भी गाइड कर दिया और 8 चैप्टर के लिए भी, तो अब समझना है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। आ गया ये, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बात क्लियर हो रही है? ओके, द डिक्रीज बिकम स्मॉल आफ्टर मिडल ऑफ द सीरीज। वैसे नॉर्मल ट्रेंड क्या है, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट नॉर्मली अगर आप पी ब्लॉक की अगर बात करो और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, पी ब्लॉक के पीरियड में, तो ज्यादा आपको डिक्रीज दिखने मिलेगा, वन के बाद 40-50 पिकोमीटर का आपको रेडियस कम होते हुए दिखेगा। लेकिन व्हेन यू ट्रैवल इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपको वो रेडियस 1 पिकोमीटर टू 5 पिकोमीटर जितना ही चेंज दिखेगा, मतलब कि इनके रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। पिकोमीटर 1 to 5 पिकोमीटर में चेंज हो रहा, मतलब क्या, 5 × 10⁻12 मीटर, इट इज ऑलमोस्ट निग्लेजेबल। आया समझ में? सो वो ऑलमोस्ट स्मॉल है, और खास करके वो स्पीड तो स्मॉल होने की मिडल में आ जाती है। देखो बोला है कि डिक्रीज बिकम स्मॉल आफ्टर मिडल ऑफ सीरीज, मिडल तक थोड़ी डिक्रीज दिखने मिलेगी, मिडल ऑफ सीरीज के बाद तो बिल्कुल नहीं दिखने मिलेगी। आया समझ में? However, the atomic radii are higher than the p block element but smaller than, सिंपल सा था। आप सोचो, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो यहां पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड किसका एलिमेंट रहेगा और राइट हैंड साइड किसका रहेगा। तो आपने अभी तो बताया, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मतलब कि डी ब्लॉक का ज्यादा रहेगा किसके कंपेयर में, और डी ब्लॉक का कम रहेगा किसके कंपेयर में, एटॉमिक रेडियस आर हायर देन। बट मेरे ख्याल से इजी चैप्टर है अगर आप थोड़ा लॉजिकली इसको डील करो तो। जितने कॉन्सेप्ट में यहां पे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं उसको याद रखो तो आपके सेंटेंस इजीली बनने वाले हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस, देखो सिंपल है, यू हैव टू चूज प्रायोरिटी वर्क। अब आपको खुद डील करना है, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपकी प्लानिंग भी उसके पीछे बहुत सारा रोल प्ले करेगी। आया समझ में? प्लानिंग इज मस्ट कंपलसरी, है ना। तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी देके या किस तरह से आपको डील करना है वो अपने हिसाब से जाएगा, क्योंकि किसी को कोई चैप्टर जल्दी आएगा, किसी को कोई चैप्टर धीरे से आएगा, तो एक फ्रेंड की रिलायबिलिटी पे नहीं चलेगा। सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट फ्रेंड से ही मिलता है। इतना फ्रेंड पढ़ता है तो हम ही पढ़ते हैं, सिंपल सा है। ग्रुप अच्छा होता है तो स्टडी अच्छी ही होती है। वैसे मुझे अच्छा ही ग्रुप लग रहा है यहाँ पे, बट द थिंग इज व्हाट, थोड़ा सा अच्छे से प्लानिंग करके पढ़िएगा। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, आया ना? ओके, अब हम सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। हम पर्टिकुलरली कहा जाएंगे, डी।
तो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्यों? उसका रीजन देंगे। बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, मैंने अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज की बात की थी। क्यों? सेल तो वही का वही है, लेकिन जैसे जैसे आप एटॉमिक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ना। यस और नो? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, बट पोजीशन तो रिमेन सेम ना, सेल तो चेंज नहीं हो रही है, सेल तो वही की वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होने वाला, सेल वही का वही है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल सेम है, बट हमने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। पॉजिटिव माइनस के बीच में क्या बनेगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, तो वो नजदीक आएंगे, रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। So because increase in the nuclear charge, the attractions between the nucleus and the outermost electron increase, which results in the decrease of atomic radius, that is scandium to chromium. But ये ट्रेंड आपको सिर्फ क्रोमियम तक दिखने मिलता है, मिडल ऑफ एलिमेंट्स। तो 21 से लेकर 24, मिडल ऑफ 25 आ जाता है, लेकिन आपको पता है D5 क्रोमियम से स्टार्ट हो जाता है। तो स्कैनेडियम से लेके कहां तक? क्रोमियम। दिमाग में जा रहा है सारा स्टोरी? ओके, नाउ द मिडल ऑफ सीरीज। तो हम लेफ्ट साइड से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए थे, स्कैनेडियम से स्टार्ट किए थे, क्रोमियम तक पहुंचे। स्कैनेडियम से स्टार्ट किए थे, कहां तक पहुंचे? क्रोमियम। बोलो कोई डाउट? ओके, इन द मिडल ऑफ सीरीज द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियर अट्रैक्शंस आर counterbalance with the increase in atomic number, and so atomic radii are almost steady in the middle of। अब क्या हो रहा है? मिडल ऑफ द सीरीज शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन आर काउंटरबैलेंस। देखो होता क्या है, सिंपल सा है। पहले पहले जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए तो अट्रैक्शंस क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और यहां पे एक थोड़ी वैरायटी है कि इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट में एंटर हो रहे हैं। सर ये क्या? तो सिंपल सा है, पोटेशियम तक 4s2 कंप्लीट हुआ था, तो लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट सबसेल इज n इक्वल्स टू 4, KLM कैपिटल L से लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, तो दैट इज द M सेल। कौन सा सेल है? बट आपका इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर हो रहा है, मतलब n इक्वल्स टू 3 सेल में एंटर हो रहा है, तो वो तो 4 से क्या हो गया? इनर हो गया, है या ना? तो वो नजदीक में, जो 4 था उसके नजदीक में एंटर हो रहा है। अब जब नजदीक में एंटर हो रहा है तो और अट्रैक्शन बढ़ाएगा, है या ना? तो इनिशियली फिर क्या हुआ, जब वो अट्रैक्शन बढ़ गया तो D1, D2, D3, D4 तक अट्रैक्शन बढ़ा, तो हमने देखा कि रेडियस भी कम हो रही है। ओके, वैसे D4 तो है ही नहीं, सीधा D1, D2, D3 और D5 आ जाता है कंफिग्रेशन, क्योंकि वो 4s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है? D6 जैसे एंटर हो रहा है। क्या एंटर हो रहा है? D6, तो वो इनर ऑर्बिट को कंप्लीट कर रहा है। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फीयर समझ लो, और वो स्फीयर के इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करने की कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू अपना इट्स ऑन सरफेस एरिया। बात समझ हो? अब डी अगर और 3 n इक्वल्स टू 3 सेल की बात करें तो उसमें 3s, 3p, 3d पॉसिबल है। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 6 और d के 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करने की कैपेबिलिटी है उसकी? 18, 2, 6, 10, 18 बराबर। तो हम धीरे धीरे 2 and 6 तो थे ही थे, फिर वो 8 तो थे ही थे, 9, 10, 11 ऐसे करके ऐड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सन होता है, तो वो स्फीयर की ऐसी सरफेस पे अरेंज हो गए जो मैक्सिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन क्रिएट करे, मतलब एक दूसरे से दूर मैक्सिमम सेपरेशन पे चले जाएंगे, ताकि रिपल्सन कैसा हो? मिनिमम। बात क्लियर हुआ? मैंने आपको 11th में एक एग्जाम्पल दिया होगा कि भाई हमारे स्कूल में नरेंद्र मोदी या विवेक ओबराय आया और उसके अराउंड राउंड 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 बनने लगे, तो जो नजदीक के राउंड है उनको पूरा मोदी जी दिखेंगे, कंप्लीट दिखेंगे, ओके, बट वो आउटर वाला है उसको कुछ नहीं दिखेगा, कभी नाक दिख गया, कभी कान दिख गया, कभी हाथ दिख गया, कभी ऐसे किया, वो दिख गया। फिर वो धीरे धीरे करके बोलेगा यार यहाँ पे टाइम पास करने से अच्छा वो लाइव आ रहा है, हम कैंटीन में जाके देख लेते। बात समझ में आया? तो क्या हुआ, जब उस न्यूक्लियस को वो डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने घेर लिया, पूरा बाउंड्री कंप्लीट कर लिया, तो धीरे धीरे 6, 7 से वो बाउंड्री कंप्लीट होने लगेगा, तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट 4s इलेक्ट्रॉन पे था वो कम हो जाएगा। कहां पे? 4s इलेक्ट्रॉन पे, आउटर पे वो कम हो जाएगा, तो आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़े कहां चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। तो रेडियस जितना कम होना था, कम तो हुआ थोड़ा, लेकिन इंक्रीज भी हुआ, तो दोनों का काउंटर इफेक्ट आया। एक कम करवा रहा है,
जो अट्रैक्शन फोर्स वाला नजदीक वाला हमारा आगे वाला रीजन था, बट वो जो सिल्डिंग इफेक्ट आया, इसको हम सिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो मैं कब का समझा रहा हूं, वो सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ा इंक्रीज हुआ, अट्रैक्शन कम होने की वजह से, तो काउंटर इफेक्ट हुआ, डिक्रीज इंक्रीज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। शायद इंक्रीज शायद डिक्रीज ज्यादा हो लेकिन इंक्रीज कम हो, बट फिर भी जितना डिक्रीज होना चाहिए था उसके कंपेयर में तो अब वो इंक्रीज भी हुआ ना, तो अब ज्यादा चेंज दिखने मिलेगा नहीं। बात क्लियर हुआ? कंफर्म? तो एक काउंटर बैलेंस का बात क्लियर हुआ। जैसे कि अगर आप क्रोमियम से लेके कहां तक जाते हो, कॉपर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियस इज नियरली सेम। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल डिक्रीज होने तो जा ही रहा है, डिक्रीज हो भी रहा है, लेकिन काउंटर इफेक्ट सिल्डिंग इफेक्ट उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए नियरली सेम छोड़ दे रहा है। समझ में आया? आपको चेंज नहीं दिखने मिलेगा। नहीं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं, ए ए अपने आप जंपिंग जपांग या डिस्को नहीं हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्रोमियम के कंपेयर में उसके बाद आने वाला मैंगनीज है, उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था, बट ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों बैठा हुआ है? हम है वो तो रियलिटी है, हम उसको थ्योरी से समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आया? बाकी ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है, वो तो फिक्स है साइज। बट हम ये समझना चाहते हैं दिमाग में, हम हमारे दिमाग में ट्रेंड फिक्स कर रहे हैं, हमारे दिमाग में थ्योरी डाल रहे हैं कि भाई क्रोमियम और मैंगनीज का, क्रोमियम से मैंगनीज गए तो प्रॉपर्टी में क्यों चेंज नहीं हुआ, रेडियस क्यों डिक्रीज नहीं हुआ? तो रेडियस डिक्रीज होने वाला था, लेकिन उसका काउंटर इफेक्ट जो था उसने बैलेंस कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं छोटा बड़ा होता रहे, हाँ बैलेंस कर रहा है, बट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न कि ये चेंज होता रहता है। तुम पहले दिमाग में ये फिक्स करो कि हर एक एटम की रेडियस फिक्स है। तुम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम उनके पीछे का केमिस्ट्री निकाल रहे हो, थियोरी निकाल रहे हो। तुम्हारा जो क्वेश्चन था तो वो तो ऐसा ही था कि सर ट्रांजिशन होता है, कोई एलिमेंट छोटा बड़ा होता रहता है? नहीं होता है। तुम क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? तुम एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्रोमियम के कंपेयर में मैंगनीज का रेडियस डिक्रीज होना था लेकिन क्यों नहीं हुआ, तुम उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। वो थियोरी को लगा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट को लगा रहे हो जो साइंटिस्ट लोग लगा के गए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। समझ में आया है ना? बाकी रियलिटी में साइज ऑफ एटम फिक्स है, ओके, वो वेरी नहीं होती, बट हमारा और वो उनका ऑब्जर्वेशन करके ही साइज ऑफ एटम फिक्स था, तो उनका ऑब्जर्वेशन करके ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हुआ, बराबर। और क्लासिफिकेशन एलिमेंट होने के बाद ही लोगों ने थ्योरीज निकाले, तो वो थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं, ऐसा है। एट द एंड ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अब लास्ट में कौन बाकी बचा? जिंक। क्या बाकी बचा? जिंक। आया समझ में?
और कहा थे हम, हाँ, सो जिंक, जिंक बाकी बचा। तो जिंक में तो 3D10 कंप्लीट था, चाहे कुछ भी कर लो 3D10 हिलने वाला नहीं है। आया समझ में? तो वो जो, ध्यान दो, फोरस के इलेक्ट्रॉन है वो और दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब तो शिल्डिंग इफेक्ट ही काम करेगा। कौन सा इफेक्ट काम कर देगा? शिल्डिंग, क्योंकि पूरा चक्कर हो गया है न्यूक्लियस का राउंड। 10 के 10 क्या, 3D के 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली मैक्सिमम जितने एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, मिनिमम रिपल्सन होने चाहिए, वैसे अरेंज हो गए। मतलब कि न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट 3D पे जा रहा है, इनर ऑर्बिट्स पे। कौन, कहां पे इफेक्ट कम हो गया? फोरस पे। और इसलिए फोरस के इलेक्ट्रॉन अब थोड़े से कहा चले जाएंगे, तो जिंक का रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आपने खुद बोला डिक्रीज नहीं होगा, आपने खुद बोला। वैसे ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होना चाहिए, तो जिंक का सबसे कम होना चाहिए। बट आपने खुद बोला कि क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप खुद जान गए कि उसके पीछे के रूल्स क्या है। सिंपल, दिस इज द ब्लॉक केमिस्ट्री, मुझे मजा आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बात क्लियर? ओके, चलो अब एक्सप्लेन करो। एट द एंड ऑफ सीरीज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द डी ऑर्बिटल्स गेट डोमिनेंट ओवर द न्यूक्लियर एट्रैक्शन। एट्रैक्शन को कौन डोमिनेट कर देगा? कौन ऊपर चला जाएगा? रिपल्सन। कौन चला जाएगा? एंड विथ इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज द रिपल्सन विल एक्सपांड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिजल्ट्स इन द एटॉमिक रेडियस। ओके, अब ये कौन से रिपल्सन की बात हो रही है? जो डी में 10 कंप्लीट हुआ, तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा। ओके, तो इनको इनको वो मैक्सिमम रिपल्सन बोल रहे हैं, उसकी वजह से मैक्सिमम सेपरेशन थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। जब 9 थे तो थोड़ा छोटा स्पेयर चलेगा, जब 10 हो गए तो रिपल्सन मैक्सिमम होने की वजह से स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, तब एक दूसरे के बीच में स्पेस बढ़ेगी ना। एक दूसरे के बीच में स्पेस बनेगी तो मिनिमम रिपल्सन तक चला जाएगा। सेम रेडियस के लिए मैक्सिमम रिपल्सन। थोड़ा सा बड़ा रेडियस होगा तो स्पेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ गया। बात समझ में आया? तो मिनिमम रिपल्सन, तब स्टेबिलिटी होगी। उसके साथ पीछे के 4s वाले भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिपल्सन की, अगर 3k ऐसे थोड़े बढ़ते हैं तो 3 के बाजू में 4 हो, ये आगे जाएगा तो 4 भी कहा जाएगा, रिपल्सन की वजह से आगे जाएगा। ओके, एंड दस एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। आया समझ में? बोलो कोई डाउट? आप इसमें और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि 3D इज कंप्लीट इन द जिंक एंड दैट्स व्हाई शिल्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द अट्रैक्शन फोर्स। मेरे ख्याल से यही एक सही वर्ड रहेगा, एंड दैट्स व्हाई रेडियस ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। बोलो कोई डाउट? अल्टीमेटली क्या हुआ? कॉपर से आगे सबका क्या था? बात समझ में आया? मतलब ट्रेंड को कवर कर दिया, ट्रेंड को गलत किया। इन शॉर्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, कॉपर से ही ज्यादा होगा, बट लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो रेडियस क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। सारे से ज्यादा ऐसा नहीं, कॉपर से तो ज्यादा है। आया समझ में? सारे से ज्यादा नहीं हो सकता। ट्रेंड को वो गलत कर दिया, वो ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द ग्रुप। अभी हमने कहां पे फाइंड की, कहां पे बातें की? पीरियड्स में। अब कहां पे बातें करेंगे? ग्रुप में। ग्रुप में सेम टू सेम, कोई टेंशन नहीं। ग्रुप में क्या सिखाया था? अगर नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। मैंने लेकिन बोला ना, उसमें वो कंफ्यूज। ग्रुप में जा रहे हैं 1s 2s 3s, क्या होगा? तो मैं जानबूझ के बोला था कि कौन फोकस से बोलता है, कौन थोड़ा वो करके बोलता है, थ्रू पार्टिसिपेशन नहीं है। तो एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो हाँ, मतलब सेपरेशन बढ़ेगा, यानी एटॉमिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक फोर्स डिक्रीज हो गया है तो रेडियस इंक्रीज हो गया। बात क्लियर हुआ? चलो समझते हैं। डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, बिकॉज एडिशन ऑफ न्यू सेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज। बात समझ में आया? Hence, atomic radius of element second transition series are greater than corresponding elements of the which transition series? First transition series। पहला ऊपर आ जाएगा, 3D ऊपर आता है, उसके नीचे कौन सा आता है? तो 4D का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, किसके कंपेयर में? 3D। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट सेम। वैसे इसका बाद में बात करता हूं, लेकिन ऊपर आपने 2 ग्राफ देखे थे, तो आपने देखा था कि 3D वाला बहुत नीचे था और 4D 5D वाला सेम चल रहा था, गैप कम था। आया ना? भले वो प्रॉपर्टी देखो, इन शॉर्ट सपोज समझ लो, थोड़ा सा एक और आपको डिटेल दे देता हूं। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस के साथ रिलेटेड है, सारी। समझ में आया?
तो अगर एटॉमिक रेडियस में जैसा वेरिएशन है तो वही ट्रेंड आपको कहां पे दिखने मिल सकता है, बाकी के फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो आप आगे के दो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो देखो ग्राफ में आपको दिखेगा कि ये 3D और 4D में कितना बड़ा गैप है, बट 4D 5D में ऑलमोस्ट सेम चलेगा। देखो 3D और 4D में गैप दिख रहा है ज्यादा ये दो लाइन के बीच में, बट वहां पे देखो कम हो जा रहा है, आया ना। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी का था, तो थोड़ा भी गैप दिख रहा है, लेकिन रेडियस में तो ऑलमोस्ट गैप कम हो जाता है। तो 3D का और 4D के बीच में गैप ज्यादा है, लेकिन 4D 5D के बीच में गैप कम है। तो वही हो गया कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज almost same because of interpretations of 4f orbitals which must build before 5D series element begin। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो 3D में कोई 4f नहीं, कोई f नहीं आता इन शॉर्ट। जब 4D सीरीज में जाते हो तो पक्का 4D में भी नहीं आएगा, 4D में भी नहीं आता, 3D में भी नहीं आता है। बट जब आप 5D में जाते हो, कहा जाते हो 5D में, तब जाके कौन फिलअप होगा? 4f। बात समझ में आया? अब जो कॉन्सेप्ट आपने एस एंड डी में लगाए थे, 4s एंड 3D में, तो 4s आउटर था, 3D इनर था। अब तो इसमें 6s होगा, उसके बाद 5D 1 होगा, उसके बाद 4f क्या होगा? 14, मतलब कि इनर का या भी इनर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है? और जब वो 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्या समझते हो कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा? अट्रैक्शंस, इनर के भी इनर चले गए और वहां पे इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए, तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा अट्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि 2 नंबर जंप करके अंदर गए। इसकी वजह से वो 4f वाली जो n=4 सेल थी वो अब क्या होगी? श्रिंक, मतलब कि नजदीक जाएगी। तो पीछे पीछे 5 वाली सेल कहां जाएगी? नजदीक जाएगी। तो वैसे होना क्या था, सबसे पहले ग्रुप में 3D एलिमेंट आता था, समझ लो सबसे पहले ग्रुप में 3D एलिमेंट आता था, फिर नीचे जाते कौन सा एलिमेंट आता? 4D। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना था, बढ़ा भी सही, डिफरेंस भी दिखने मिला, 3D 4D के बीच में डिफरेंस था कि नहीं? बट 4D के बाद 5D में भी वो डिफरेंस दिखना चाहिए था, लेकिन दिखा नहीं। खास करके सेकंड थर्ड 4 एलिमेंट सीरीज के, पहले एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले 4D 3D 4D1 5D1 उसके बीच में f नहीं आता। बट 4D2 और 5D2, 4D2 वाला कंफिग्रेशन है, उसके नीचे 5D2 वाला कंफिग्रेशन का एलिमेंट आएगा, लेकिन वो 5D2 वाला कंफिग्रेशन तब आएगा जब 4f14 कंप्लीट होगा। आया समझ में? बात समझ में आ रही है? तो 4D का जो एलिमेंट है उसके नीचे कौन सा एलिमेंट है? 5D का, और खास करके सेकंड एलिमेंट के बाद। तो उतना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो 4f कंप्लीट हुई, जो इनर ऑर्बिट थी, इनर की भी इनर ऑर्बिट थी। बात समझ रहे हो? तो अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो श्रिंकिंग बढ़ा, तो रेडियस जो बढ़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, उसको काउंटर कर लिया वो। हाँ समझ में आया? शिल्डिंग नहीं बोलेंगे, शिल्डिंग तब बोलेंगे जब 5D 10 कंप्लीट होगा। श्रिंकिंग बोला ना तूने, तो सही है, तो श्रिंकिंग होगा। बात क्लियर हुआ? क्योंकि 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स इनर वाले थे, अट्रैक्शंस बढ़ा दे रहे हैं। बोलो कोई डाउट? इसीलिए जो बढ़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रिपल्सन थ्योरी या न्यू सेल थ्योरी ग्रुप में, वो काउंटर हो गया किसकी वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। और रेडियस में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया जितना ट्रेंड के हिसाब से आना चाहिए था। इसलिए सेकंड एंड थर्ड में ऑलमोस्ट क्या रहती है? सेम। ओके, बात क्लियर हुआ? द 4f इज फिलिंग बिफोर द 5D रिजल्ट इन द रेगुलर डिक्रीज इन अ व्हाट? एटॉमिक रेडियस, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। कैसे लेंथेनॉइड? 4f सीरीज जो है ना वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। 5D1 इज द लेंथेनम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सबसे पहले 4f कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा? 4f। बात क्लियर हुई? द लेंथेनॉइड्स कंट्रैक्शंस काउंटर द बैलेंस द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस काउंटर बैलेंस इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद द इंक्रीजिंग व्हाट? मैंने क्या बोला? वही ना, अकॉर्डिंग टू द 10 एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता तो रेडियस क्या होता? इंक्रीज। उसको काउंटर किसने कर लिया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। कुछ तो नाम लगाना पड़ेगा ना, तो वो 4f14 वो है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोसेस, लेंथेनम के बाद हो रहा था, इसलिए उसका नाम दे दिया लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शंस। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? जैसे कि दो एग्जांपल्स आपको दिया, जिंकोनियम एंड HF आर वेरी सिमिलर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, हैव अ नियरली सेम एटॉमिक रेडियस बिकॉज ऑफ ये सेकंड एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? सेकंड एलिमेंट है दोनों ग्रुप के, यू कैन सी
वेर इज जिंकोनियम, देखो सेकंड आया सेकंड सीरीज में, और थर्ड सीरीज में उसके नीचे देखो, बराबर। तो वो एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो थ्रू द सिंबल्स। देखो दिस इज द रेडियस ग्राफ, यू कैन सी इनिशियली रेडियस गोइंग टू बी, बट हाउ इट इज पीरियड वाइज, क्या है पीरियड वाइज, और देखा फिर कॉपर से एकदम से क्या हो गया इंक्रीज, मतलब पीछे जाके धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। बात क्लियर हुआ। तो सबसे ज्यादा कम रेडियस किसका निकल के आ रहा है, कोबाल्ट का या निकल का, फिर वापस रेडियस क्या होने लगता है इंक्रीज, और रेडियस यहाँ पे पिकोमीटर में भी नहीं, किसमें है नैनोमीटर में है। बोलो कोई डाउट, कंफर्म। ओके, दिस इज द 3 सीरीज, दिस इज द 4 and 5, 3D 4D 5D, देखो ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। बात क्लियर हुआ, बोलो कोई डाउट। ओके, द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल। ओके, दूसरा अगर लॉजिकली दे देना हो तो हम बोलेंगे शिल्डिंग हुआ तो सही, लेकिन परफेक्ट शिल्डिंग में रिपल्सन क्रिएट होता है, बट यहाँ पे शिल्डिंग हुआ तो सही, 4f कंप्लीट होने के बाद 4 सेल कंप्लीट तो हुआ, लेकिन परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट शिल्डिंग बोल सकते हैं हम उसको। However, the shielding of one 4f electron by another is less than the which electron? D electron. D electron जितना shielding provide कर सकते हैं उतना 4f नहीं कर पाता। And as a nuclear charge increase along the series, there is a fairly regular decrease in the size of entire 4n orbital. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो लेंथेनम के बाद एक एक प्रोटॉन ऐड होता जाएगा, तो 4f1, 4f2, 4f3, 4f14, 14 तक इलेक्ट्रॉन सेंटर हो गए 4f के, और बराबर। तो उनका शिल्डिंग होना चाहिए, लेकिन वो शिल्डिंग डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं होगा, और नहीं भी होगा। उसका रीजन क्या है, अगर डी होती तो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होता 6, उसके बाद 5d आती, एक ही इनर में आती, बट 4f तो डबल इनर में आ रही है, बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन पर ही जोर पड़ेगा, क्योंकि उसका रेडियस कम हो जा रहा है, 4 ज्यादा नजदीक होगी न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू द 5, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। हाँ, आगे जब हम 4s और 3d को एक्सप्लेन कर रहे थे तब f था ही नहीं, इसलिए हमने f को ध्यान में नहीं लिया, तो सीधा 3d के शिल्डिंग को ध्यान में लिया जिंक के केस में। बात समझ में आ रहा है। तो 4f में ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, रिपल्सन क्रिएट करना है, बट फिर की बल्कि हम 4f14 कंप्लीट करके भी शिल्डिंग इफेक्ट नहीं दे रहे, अट्रैक्शन को ज्यादा ध्यान दे रहे। इसका क्या रीजन है, क्योंकि 4 बहुत अंदर है, न्यूक्लियस के कहा है नजदीक, अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा, इसीलिए हम उसके शिल्डिंग को इम्परफेक्शन मानते, ज्यादा ही होगा क्योंकि वो नजदीक है, क्योंकि वो क्या है नजदीक है ना भाई। केवल और निखिल का झगड़ा तो हो गया है, रिपल्सन तो है, लेकिन सर यहां पे है, क्या होगा, बैठना ही पड़ेगा साथ साथ में आगे पीछे, और मैं नहीं रहूंगा तो मार्केट में क्या हो सकता है आपको पता है। ओके, सो आज याद रखते हैं 14 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।